वेलकम बैक वंस अगेन एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। उस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए दिन का आगाज कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और उसके साथ साथ ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हमारा साथ रहे बहुत अच्छा रहे। भाई आजकल असल में खबरें इतनी और खबरों से पहले कहना चाहिए कि प्री ऑन एयर जो सेशन हमारा होता है उसमें डिस्कशंस ऐसी होती हैं कि हम उस कहते हैं ना उस जोन में ही नहीं आते कि हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं या कल के प्रोग्राम का कोई तसलसल चल रहा है, जो कि खबरों का तसलसल बहरहाल है। ऐसा है जैसे एक दिन गुजरता है दूसरा दिन आता है लेकिन खबरें सेम रहती हैं। पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है उसके अंदर या पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज बड़ा अहम दिन है। मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज पाकिस्तान की 16वीं जो कानून साज असम्बली है वो उसके जो अरकान है वो हलफ उठा रहे हैं और ये तकरीब ओबियसली पार्लियामेंट हाउस के अंदर होनी है, इस्लामाबाद में होनी है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए थे। आईनी तकाजा ये है कि उसके 21वें दिन तक या उससे पहले ये इजलास होना होता है जिसमें मुख्तलिफ जो 9 मुंतखब अरकान होते हैं उनकी हलफ बर्दारी होती है और ये आज मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसने हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया ऑन एयर वो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की वो क्या कहना चाहिए एक थॉट था या ख्याल था जिसकी बिना पर वो साइन नहीं कर रहे थे जो समरी थी इजलास बुलाने की। लेकिन रात गए फिर ऐसा हुआ कोई मैजिक हुआ कि आरिफ अलवी साहब ने उस समरी को साइन कर दिया और अब ये एक लेजिटिमेट जिसे कहना चाहिए कि तरीके से पहले भी वैसे लेजिटिमेट था लेकिन इब्हाम था कि अगर सदर मुमलिकत साइन नहीं करते केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तो क्या जो एक कानूनी हैसियत है इस इजलास की वो रहेगी अपनी जगह पर या नहीं। उनका मुतालबा ये था कि पहले जो मखसूस नशिस्तें हैं जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं अक़लियती नशिस्तें हैं वो मुकम्मल की जाएँ उसके बाद ये इजलास बुलाया जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ से मौक़िफ़ था या जो आइनी मौक़िफ़ था ये भी कहा जा सकता है वो ये है कि इजलास 21वें दिन तक की लिमिट है उसमें आपको बुलाना पड़ता है। तो खैर जनाब आज ये जो पुल सिरात भी अबूर हो रहा है और अब से कुछ देर के बाद 10 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया गया है। वैसे उम्मीद है कि आज ये हलबर्दारी हो जाएगी। हमारे साथी कोरेस्पोंडेंट्स भी वहाँ पे हैं। हम कुछ देर के बाद वहाँ से लाइव अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ फिर ये जो असम्बली बनने जा रही है जिस हाल में बनने जा रही है इसके कुछ रिपोकशंस पे भी बात करेंगे, कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे भी बात करेंगे और किस हद तक ये एक स्मूथ सेलिंग हो पाएगी इस पर भी हम बात करेंगे। इस पे ये सारे मामलात हैं हमारे साथ। सो हम इससे पहले कि आगे बढ़ें बड़ी खबर है और बड़ी खबर में यही बड़ी खबर है इनफेक्ट तो बड़ी खबर देखते हैं। अच्छा जी हमारे पास हमने डायरेक्ट ही स्टार्ट करना है ठीक है। अच्छा जी तो इससे पहले जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हुकूमत साजी और उसका ये बुनियादी मरहला है जिसका आगाज़ हुआ चाहता है और आज इस सिलसिले में हलफ बर्दारी होनी है। हमारे साथ इमरान मीर साहब मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार है। उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। मीर साहब सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब पहले तो ऐसे जी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये दिन मुझे याद है इससे पहले 2018 हो या 13 हो कम से कम हमारे लिए बड़ा अहम होता था। इस्लामाबाद में रहते हुए बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि जी आज नए अरकान आ रहे हैं। फिर कई नए चेहरों से मुलाकात होती थी। कुछ ऐसे नए चेहरे भी हमें मिले जो बाद में फिर बड़े मेन स्ट्रीम पे आए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के अंदर और अब माशाल्लाह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करके कुछ तो छोड़ के भी जा चुके हैं। ऐसे नए चेहरे भी आए। तो आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या अब जब सदर मुमलिकत ने समरी को पहले एतराज़ लगाया फिर साइन कर दिए अब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं रहा, कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं रहा इस सारे प्रोसेस के ऊपर, कह सकते हैं हम अब? अच्छा इमरान, एक तो पहले मैं ये कहूँ कि ये जो एक्साइटमेंट है ना ये ऐसी है जैसे वो नए साल की नहीं होती कि जी 2022 खत्म हो गया, 2023 खत्म हो गया और अब 2024 आ गया। वो एक्साइटमेंट सी बड़ी होती है। न्यू ईयर भी हम बनाते हैं लेकिन वो जब हम देखते हैं कि वो शबो रोज वैसे ही गुजरते हैं फिर वो चंद दिन बाद वो वैसे ही हालात हो जाते हैं। तो ये भी एक्साइटमेंट वैसी है। कई असम्बलियां आई, कई असम्बलियां चली गई। अब ये फिर ये नई असम्बली इलेक्शन का बड़ा शोर था वो भी खत्म हो गया। अब ये असम्बली है आज। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो था कि नहीं पता नहीं इजलास होगा नहीं होगा। सदर मुमलिकत साहब ने जो है वो उसमें बीच में अपना पाँव रख दिया। उन्होंने कहा नहीं ये असम्बली नहीं बुलाई जा सकती। वो जैसे तो लाइटर नोट वो फिल्मों में होता है ना एंड टाइम में विलन आके कहता है ये शादी नहीं हो सकती। असल में जाते जाते अब उन्होंने कहा कि चले थोड़ा सा और लाइटर नोट मेरा ख्याल उन्होंने थोड़ा सा पीटीआई को भी अपने कैंप को भी उधर किया कंट्रोल के भाई मैं आप ही की तरफ हूँ क्योंकि बहुत सारी उंगलियां उन पे बहुत सारी तनकीद
खान साहब की तरफ से भी हुई कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पे उनको जो रोल उनके ख्याल में, खान साहब के ख्याल में, तो उनको जो रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वहां भी अपने कैंप को भी थोड़ा सा खुश करना चाहते थे कि देखिए मैंने की। और जो आपने कहा ना मैजिक हुआ, वो मैजिक जो थोड़ी बहुत मेरे पास खबर है, वो मैजिक असल में यही है कि मेरा ख्याल फिर समझा दिया जाता है कि ना करें, जाते जाते ये ना हो कोई नया कटा खुल जाए तो मेहरबानी करें। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर समझाया और वो मेहरबानी उन्होंने कर। ठीक है, कट्टों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सियासत के अंदर, तो पिछले 3-4 सालों से तो बहुत जरूरी है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ के, एक तो ये कि जारी बात है ये एक पहला मरहला है, इससे पहले और बहुत खूबसूरत हमारा आइन है, लिखने वालों ने बहुत खूबसूरती से इसको लिखा। इसकी जो कौमी असेंबली भी है और आज उधर केपी असेंबली भी, आज वो डिप्टी स्पीकर जी वो कल भी हमने कुछ लोटे कुछ घड़ियां हमने कल केपी असेंबली में वो भी देखी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, काफी रौनक लगी रही वहां, तो काफी मेला लगा रहा है। अच्छा, आज भी वैसे चले, आपने बात छेड़ी दी है, मैं वैसे पढ़ रहा था, मुझे हतमी खबर का नहीं पता, हमारे नुमाइंदे से बात होगी तो हम पूछेंगे, लेकिन रात को जो हमारी express.pk पे मैं पढ़ रहा था कि जो मेहमानों की गैलरी है उसको खाली रखने का फैसला किया गया है और मेहमानों के पासेस को कैंसिल कर दिया गया है। कुछ इतलात हैं आपके पास, और अगर हैं तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, नहीं, मैं जाहिर है ये इतला तो मेरे पास नहीं है, ये तो रिपोर्टर ही वहां के बता सकते हैं कि क्या है गैलरी के मामला किस तरह से। थोड़ा सा जाहिर है ये बदमजगी वाला मामला होता है कि ये तो डिसिप्लिन का मामला है ना। अगर गैलरी में, मेहमानों की गैलरी में, अगर लेट्स से हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि 800-900 की कैपेसिटी है और वहां पे बंदे 3-4 हजार वहां पे अंदर घुसे हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। जज्बात को काबू में रखना चाहिए, एक सिस्टम के अंदर ही रह के चीजें आपने करनी है ना। बाहर असेंबली के बाहर आप कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, वैसे तो ईवान के अंदर ये काम नहीं होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सारी असेंबलियों के अंदर ही होते हैं। खाली ये केपी असेंबली की बात नहीं हो रही, ये सारी असेंबली में भी हमने देखा कि गैलरियों से नारेबाजी हो रही थी। हालांकि एक वक्त था कि गैलरी से नारेबाजी कोई भी स्पीकर, चाहे कौमी असेंबली का हो चाहे सूबाई असेंबली का हो, अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो असेंबली का पार्ट नहीं होते। वो देखें एक तमाशाई की हैसियत से आते हैं, गेस्ट की हैसियत से आते हैं। तो गैलरी में जो बैठे गेस्ट होते हैं उनको बोलने की, बात करने की या कोई किसी किस्म का कमेंट करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से ये वाली रवायात भी असल में दम तोड़ गई हुई है। अब तो नारेबाजी होती है खुला और वो सारे फिर वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उनके लोग आते हैं। और ठीक है, थोड़ी मैं चाहता हूं कि जो अराकीन के हवाले से एक पिक्चर है ये अगर सामने रख दी जाए और अपने देखने वालों को बता दिया जाए। कौमी असेंबली में जो जनरल नशिस्तें हैं, जिस पर पार्टी पोजीशन के मुताबिक नून लीग 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इसमें 9 अरकान की शमूलियत के बाद जो नून लीग के अरकान की जनरल जो नशिस्तें हैं, इसकी तादाद अगर हम आपको बताएं तो 84 हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़वातीन की 20 नशिस्तें मिली हैं, जिसके बाद ये तादाद उनकी 84 हुई है। और इसके बाद में अगर मजीद आगे बढ़ो तो मुस्लिम लीग नून की अब तक की कौमी नशिस्तों की जो मजमूई तादाद है वो 108 है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उसको शामिल करके, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो तादाद है जी वो 54 है। 54 उम्मीदवार उनके जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं और किसी आज़ाद उम्मीदवार ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की है पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी को अगर हम अक़लियतों की 2 नशिस्तें मिलाएं और ख़वातीन की 12 मजबूरी नशिस्तें मिलाएं तो इस तरह ये तादाद 68 बनती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि बैक्ड है बाय इंडिपेंडेंस तहरीक इंसाफ, उनके 81 आज़ाद मेंबरान उसके अंदर शामिल हुए हैं। और जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इलेक्शन कमीशन में अभी भी ज़ेर इल्तवा है, सो इसलिए अभी तक हम अगर मजमूई सुन्नी इत्तेहाद की कौंसिल की बात करें, अगर मखसूस नशिस्तें इनको मिलती हैं तो उसमें 22 ख़वातीन की नशिस्तें होंगी, 4 अक़लियतों की नशिस्तें होंगी। दूसरी जानिब उधर MKM की अगर बात करें तो इसमें 17 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और किसी आज़ाद उम्मीदवार ने MKM में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इसी तरह MKM को अक़लियत की 1 नशिस्त और ख़वातीन की 4 नशिस्तें मिली हैं। कुल अरकान की तादाद 22 हो गई है। JUIFA के 6 अरकान कामयाब हुए हैं, किसी ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। 1 उनको खातून की नशिस्त मिली है और मजमूई तादाद 7 हो गई है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के 3 मेंबरान जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए हैं, 1 आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत हुई है और टोटल जो तादाद है मुस्लिम लीग काफ की वो 4 हो गई है। दूसरी जानिब जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से 1 मिलने के बाद मजमूई तौर पर काफ लीग की तादाद 5 है। इस्तेहकाम पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनको भी 1 मखसूस नशिस्त मिल गई है। इस तरह जो उनकी तादाद है वो 4 हो गई और रिपोर्टेडली जो अलीम खान साहब है उनको भी जो टॉप रो है, जो फ्रंट रो है, उसके अंदर उनको भी जगह दी गई है। इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 आज़ाद 1 उम्मीदवार जो है वो जनरल नशिस्त पे कामयाब हुआ है।
तो ये एक पिक्चर है ओवरऑल जो हमने आपके सामने रखी है। हमारे साथ इमरान मीर साहब भी हमें इस वक्त वकार ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, खासतौर पे कौमी असम्बली के बाहर से इस वक्त क्या मनाजिर हैं जो वो हमें रिपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें ये जो गैलरी के हवाले से खबर थी, क्या वाकई कोई मेहमान नहीं जा पाएंगे? इस सारे जो हलफ बर्दारी का अमल है इसको ऑब्जर्व करने के लिए 2 नुकाती एजेंडा है, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास इस्लामाबाद से इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इमरान तवील अरसे के बाद पार्लियामेंट की रौनकें यहाँ पर बहाल होना शुरू हुई हैं, चूंकि आज कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है। तो इफ्तिताई इजलास के मुनासबत से यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेहमान भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेहमानों की बड़ी तादाद को कल यहाँ पर जो वो एंट्री पास जारी कर दिए गए थे, लेकिन रात गए ही इन तमाम एंट्री पासिस को सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से काफी जो है यहाँ पर नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं वो मेहमान जिनको एंट्री पासिस जारी किए गए थे, लेकिन अब उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा। इसके साथ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जो कि रेड जोन के अंदर तमाम हसास इमारतें और पार्लियामेंट हाउस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए आज के दिन के मुनासबत से यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है वो इंतहाई फुल प्रूफ रखी गई है। इस वक्त जो परचम कुशाई की तकरीब यहाँ पर हो रही है पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर, जो इनकी खास तौर पर जो परचम है वो यहाँ पर कौमी परचम का जो है यहाँ पर उसकी परचम कुशाई की जा रही है। इसके साथ अगर आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ द डे आज जारी कर दिया गया है। 2 निकाती आज का एजेंडा है, जिसमें वो तलाक़े कलाम पाक और हमदो सना के बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे और हलफ लेने के बाद तमाम अरकान एक के बाद दीगरे एक एक करके मेंबर ऑफ रोल के ऊपर दस्तखत करेंगे और यूं आज की कार्रवाई का जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज जो कि 336 का ये ऐवान है कौमी असम्बली का, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 23 नशिस्तों के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हो चुका। तो और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सूबाई असम्बली के नशिस्तों को जो वो तरजीह दी और कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी। तो तकरीबन 300 से ज्यादा उम्मीदवार आज कौमी असम्बली का यहाँ पर हलफ उठाएंगे। तमाम नशिस्तें जितने भी कायदीन हैं उनको अलाट कर दी गई थी कल। पहली अगर कौमी हुकूमती अरकान बेंचेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कायदे ईवान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के साथ की जो नशिस्त है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अलाट की गई है। उसके साथ उनके ब्रादर जो है शहबाज शरीफ वहां पर होंगे। उसके साथ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो हुकूमती अरकान है, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनको जो मुख्तस की गई हैं। जबकि अपोजिशन बेंचेस जो स्पीकर कौमी असम्बली की बाएं जाने की जो बेंचेस हैं वहां पर अपोजिशन जमातों के अरकान को जो नशिस्तें अलाट की गई हैं। जो पहली रो है उस पहली रो में वहां पर उमर अयूब, असद कैसर, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं उनको नशिस्तें अलॉट की गई है। तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको जो वो नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। 10 बजे का जो वो टाइम जो मुकर्रर किया गया है नोटिफिकेशन के मुताबिक, जहां पर कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें मुंतखब अरकान असम्बली की जानिब से यहां पर हलफ उठाया जाएगा। ठीक है वकास, एक तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा भैया कान में इको कम करें यार, आई एम नॉट एबल टू गेट वकास। अच्छा, दूसरी बात मुझे वकास ये भी बताइए कि ये जो एजेंडा तो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन पार्टीज का क्या एजेंडा है? आई मीन खास तौर पे मैं ओपोजिशन के हवाले से जानना चाहता हूं कि ओपोजिशन का क्या प्लान है। क्या बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये सारा अमल हो पाएगा? क्योंकि जब पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने उनको जब उनका इंतखाब किया गया था बतौर वजीर आला पंजाब, तो ओपोजिशन नहीं बैठी थी, वो वॉकआउट कर गई थी, बाहर चली गई थी। क्या आज भी ऐसा इम्कान है या ऑपोजिशन मौजूद रहेगी हलफ बर्दारी के बाद भी, या इस अमल का हिस्सा बनेगी मुकम्मल तौर पर हलफ बर्दारी के अलावा भी? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आज कौमी असम्बली का इफ्तिताई इजलास है तो ना सिर्फ हुकूमती अरकान जो आज हलफ उठाने के बाद जो वो मुमकिन तौर पर जो वो हुकूमत का हिस्सा होंगे, उन सियासी जमातों की जानिब से भी कल पार्लिमानी इजलास यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जो आज़ाद अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में यहाँ पर इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, जिसमें अहम फैसले हुए। और साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया कि आज चूंकि कौमी असम्बली का इब्तिदाई इजलास है तो आज इजलास में शिरकत भी करेंगे और साथ ही साथ जो है वो मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा, क्योंकि 23 कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें अलाट नहीं की जा सकी। तो उसके हवाले से मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली के ईवान के अंदर एहतजाज भी उन अरकान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इसके साथ साथ इंतहाई अहम चीज आज के इस ईवान के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूं तो कौमी असम्बली की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि 96 नए नौमुंतखब अरकान पहली दफा पार्लियामेंट हाउस में यहाँ पर पहुंचेंगे।
जो पहली दफा जो है इस ईवान के अंदर आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो वकला की है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 56 अरकान वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर पहली दफा आएंगे और कानून साजी में अपना अहम किरदार अदा करने के लिए भी वो काफी पुरुमीद है। इसके साथ साथ खवातीन की भी एक बड़ी तादाद, ना सिर्फ मखसूस नशिस्तों की बल्कि उसके अलावा जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी खवातीन यहाँ पर आएंगी। ठीक है वकास साहब, आपसे गाएगा, आप साथ रहिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वकास हमें आगाह कर रहे थे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या है। और इंटरेस्टिंगली 96 नए ऐसे चेहरे हैं जो कि आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि नए लोग सियासी इस अमल के अंदर उनकी इंक्लूजन हो रही है। इमरान मीर साहब, हमने एक तो कोशिश की कि जरा जो नंबर्स पोजीशन है वो हम बताएं, और उसके साथ साथ जो पार्लियामान के बाहर से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आप तक पहुंचाएं। और गैलरी वाली हमारी जो इतला थी वो दुरुस्त निकली कि वहां पे आज किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जो गैलरीज है उनको खाली रखा जाएगा। ये वैसे कैसा तासुर है, हम पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े इवेंट जैसे कल केपी में हमने देखा हलफबरदारी हो रही थी, लोगों ने घुसने की कोशिश की। ये एक ऐसी क्लास है जो सियासी अमल को समझती है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ऐसा अमल होता है जिससे तासुर ठीक नहीं जाता और फिर गैलरीज खाली रखना पड़ रही है आज कौमी असम्बली के अंदर। आप इसको बतौर जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं? कोई अच्छा अमल तो नहीं कह सकते। देखिए ना ये गैलरीज खाली रखनी चाहिए, जाहिर है कि ये गैलरीज इसीलिए बनी है कि गेस्ट आए, देखें और वो देख सकें कि कौमी सतह पे ये ईवान जो है किस तरह से चलते हैं। हम लोग भी कई दफा गैलरीज में बैठे हैं, प्रेस गैलरीज में बैठे हैं, वहां जाके ये सारे मनाजिर देखते रहे, तो वो एक मैंने कहा ना कि खामोश तमाशाई की हैसियत से आपको देखने की वो दावत होती है, आप वो बैठ के देखते हैं। मेरा ख्याल है कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा खुद से भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे असल में हमने देखा है कि पार्टियों की शय भी होती है। जो लोग तमाशाई गैलरी में बुलाए जाते हैं ना, वो बुलाए ही इसीलिए जाते हैं कि वहां हुल्लड़बाजी करनी है, जिस तरह का वो मिजाज हो, जैसी गवर्नमेंट हो, जाहिर है वो आप जब ये काम करते हैं तो वो फिर ज्यादा कोशिश तो वही होती है और ज्यादा कामयाबी भी उन्हें मिलती है जो हुकूमत में होते हैं। उन्हीं के बैक जो लोग होते हैं वो ज्यादा ये कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बदमजगी अगर पैदा करेंगे तो जाहिर है वो फिर सिक्योरिटी के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए उनको वो बाद में निपटा भी जाता है। लेकिन बहरहाल चूंकि उस वक्त कैमरे लगे होते हैं, सारी दुनिया ये मनाजिर बराह रास्त देख रही होती है, तो वो मकसद उनका ये होता है कि किसी तरह से यहाँ पे ये ऐसे सीन्स क्रिएट किए जाएं कि जो दुनिया की नजरों में आ सके। लेकिन या फिर ये भी होता है ना, अपनी सियासी हाजिरी लगाई जा सके, ये भी एक कोशिश। मैं इसको इमरान इसको इस नजर से देखता हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये बाकी तजिया करने से पहले या बात करने से पहले हमें ये मानना चाहिए कि हमारे मुल्क के निजाम में शदीद किस्म के मसाइल मौजूद हैं। यहाँ पे मुदाखलतें भी मौजूद है। इसमें यानी अगर कोई ऐसा तजियाकार हो जाए जो कहेगा जी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुदाखलत नहीं है चीजों में, ये नहीं कि आज से बहुत सारे मतलब बड़े अरसे से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जो इससे पहले हमने वकास से नुक्ता पूछा, एक बड़ी तादाद है जो नए पार्लियामेंटेरियंस है, पहली दफा पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, और खास तौर पे हम अगर आजाद या तहरीक इंसाफ के मेंबरान की बात करें तो इसमें एक बड़ी तादाद वकला की है। आप वकला की इस बड़ी तादाद में एक सियासी जमात में मौजूदगी, फिर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स भी वकला को जारी किए गए बड़ी कलीदी नशिस्तों के ऊपर, चाहे वो लाहौर में गोलबर्ग की सीट हो या इस्लामाबाद में शुएब शाहीन साहब वाली सीट हो, बड़ी तादाद में वकला के ऊपर ट्रस्ट किया गया। फिर इनके बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, यू नेम इट, सलमान अकरम राजा है जिनका मैंने गुलबर्ग में जिक्र किया। तो आप इस हवाले से हमें बताइए कि ये इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बाय चॉइस मतलब शायद ये किया होगा। ये ऐसी चीज है कि कोई और ऑप्शन बची नहीं थी शायद कि वो चीजों को सामने ला सकते। जिस तरह से जैसे कागजात छीने जा रहे थे, जिस तरह से बंदे उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने कोशिश की कि किसी ना किसी तरह, देखें उनको एक तरीके इंसाफ को इस चीज का यकीन था कि चाहे वो जैसे एक बात होती ना जी खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीतेगा, तो वो इस दफा हमने देखा कि वो खंबे खड़े करने वाली ही बात थी कि देखें उनके पास इंतखाबी निशान तक नहीं थे बल्ले के, और उसके बावजूद वो फर्दन अलग अलग निशानात पे भी जिस तरह से भी, अगर आप इसको देखें यूं भी देखें कि जिस तरह के भी एलिगेशंस हैं धांधली के सारे, उसके बावजूद अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। इस तरह के जबर के, इस तरह के कठिन हालात में अगर देखें तो ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये चीजें शायद वकला की जगह और लोग होते
तो उनको ये कागजात जमा कराने में, आगे उनके अप्रूव कराने में ही शायद मुश्किल पेश आती सियासी लोगों को। तो इसलिए जो फिर आगे आया, आपको पता है, फिर वो आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही। ठीक है इमरान साहब, आप साथ ही रहिए, हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, एक तो कल नवाज शरीफ स्टेटमेंट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5 साल अगला जो आने वाला है ये मुश्किल है। क्या वाकई 1.5 साल मुश्किल है? और फिर सियासी हिकमत अमली, एसपीटी इंपॉर्टेंट के सियासी हिकमत अमली क्या होने जा रही है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हमने बात की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर से भी अपडेट किया कि क्या सूरत हाल है। फिर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद थे, इमरान मीर साहब, उनके साथ इस वक्त आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो हमारे पास इस वक्त 2 मौक़िफ़ यकीनी तौर पर हम ले पाएंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और दूसरा, इसके साथ साथ जो पोलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि जो पार्लिमानी पार्टी है नून लीग की, उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर जो है नून लीग के शहबाज शरीफ साहब, उनको बतौर वज़ीर आज़म उनके नाम की तौसीक़ की और स्पीकरशिप के लिए अयाज सादिक साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात हैं कि राना सनाउल्लाह साहब वंस अगेन इंटीरियर मिनिस्ट्री को संभाल सकते हैं बतौर मुशीर दाखिला या वजीर दाखिला इन फ्यूचर। तो इस पर भी हमने बात करनी है। आमिर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो आपके आने से पहले हम इस माहौल की बात कर रहे थे जो माहौल इस वक्त वहाँ पे इस्लामाबाद में है, और हमने कुछ उस एक्साइटमेंट भी बात की जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। पहले जब हम ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होती थी, खास तौर पे 2013 और 18 की, तो मुझे वहीं पे कवर करने का भी इत्तेफाक हुआ। तो एक तो आप भी क्या बतौर सहाफ़ी वो एक्साइटमेंट उसमें कमी या ज़्यादती देख रहे हैं, और दूसरी बात स्मूथ होता देखते हैं आज का इजलास, या आपको लगता है कि नहीं ओपोजिशन किसी और माइंडसेट के साथ है? और आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे एक बड़ी तादाद वकला की भी है इस वक्त PTI के कैंप में। देखिए, ये जो होती है ना एक्साइटमेंट इंसान के अंदर होती है। हो सकता है 2018 में आपको किसी के जीतने की एक्साइटमेंट हो, आतिश जवान, और आज किसी के हारने की एक्साइटमेंट हो, फर्क होता है। हम जर्नलिस्ट मुख्तलिफ लोगों को देखते आ रहे हैं जी। मैंने 92 से जर्नलिज्म बराह रास्त पार्लियामेंट हाउस से शुरू की और बड़े उतार चढ़ाव देखे माशाल्लाह। 2013 में हमारे लिए एक्साइटमेंट वो कोई और जीता था, 2018 में कोई और जीता था हमेशा। नहीं, आप अपनी वजाहतों पे लग जाते हैं और बाद में फिक्रा बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। चूंकि लास्ट टाइम आपने कहा हमने सियासी तज्जिया सुना जी, आपको मेरे तज्जिए से इत्तेफाक ना हो तो बेशक ना लीजिए। नहीं, मैं 2013 में कोई और जीता था और 2018 में कोई और जीता। बात सुने, मुझ पे तबसरा मेरे सामने किया करें जी जी जी। जब ऑफ मैं चला जाऊं तो बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, ये कब हुआ? दूसरी बात ये है, ये कब हुआ? बात ये जो आपने मुझसे पूछा एक्साइटमेंट का, जर्नलिस्ट का ताल्लुक है कि क्या हो रहा है, हमें हैपनिंग दिखानी है, उसके ऊपर तज्जिया करना है, वो हम करेंगे। हम अभी आपने वकास साहब को दिखाया, हमारे रिपोर्टर थे जी, उन्होंने बताया वकला किस तरह आए हैं, नए लोग किस तरह आए हैं, वहां कौन कहां पे बैठने जा रहा है। ये हमारा काम है प्रोफेशनली कि जी लोगों को बताएं कि इस असेंबली की सिचुएशन क्या होने जा रही है। इस असेंबली में बड़े वोकल लोग आ रहे हैं और वो आके अपना लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक पार्टी में कुछ खंभों की सूरत में आए और कुछ इस तरह आए जो सीजन सियासतदान है। अब आपको पता है कि कल असद कैसर के भाई को अचानक जब वो सूबाई असेंबली के स्पीकर बनना था उनको साइडलाइन कर दिया। अब नहीं पता कि वो खान साहब को जेल में किसकी अदा पसंद आई और किस पे गुस्से का इजहार हुआ, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे लेकिन उनको स्पीकर नामजद कराया गया और कल वो बदल दिए गए सलीम सवाती साहब से। ये लीडरशिप का फैसला होता है कि उन्हें किसको कब कहां पे खिलाना है। लेकिन होता यह है कि कई दफा शेर अफजल मरवत बहुत तेज हो गए, कई दफा उनको पीछे हटाया गया, फिर बैरिस्टर गौहर आए, फिर बैरिस्टर गौहर के साथ लड़ाई हुई, फिर सुलह हो गई। तो ये जो पार्लियामेंट है अब आपको हमें इसी तरह लड़ाई भी नजर आएगी और इसके अंदर बहुत शाइस्तगी के साथ ऐवान चलता हुआ नजर आएगा। स्टार्ट में बहुत धक्कम पेल होगी। अच्छा, वो एक तो ये कि ये आपके पास खबर ठीक नहीं है कि आपके जाने के बाद भी आप पे तबसरा होता है, क्योंकि खबरें तो और भी बहुत होती है ना, तजियाकार भी बहुत होते हैं। तो एक तो ये खबर ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो जो लेस एक्साइटमेंट की एक वजह है ना, जब 2018 के इंतखाब हो रहे थे तो कम से कम बहुत सारी जो मरकजी लीडरशिप थी या 2013 में भी वो इतनी ज़ेर-ए-ताब नहीं थी, आप अगर माने या ना माने।
जो इस वक्त सूरत हाल है। तो वो एक्साइटमेंट सिर्फ इसी सूरत में, कल मैं कुछ सीनियर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, चले मैं नाम लेता हूँ, साद रफीक साहब की मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा जी कि ये गहमा गहमी इस वक्त इसीलिए नहीं है कि हमारे मुखालिफिन ही जब नहीं है तो हम क्या खेलें, एक सर्दी ने हमारा जीना अलकान किए रखा है इलेक्शन में और ये, तो वो शायद एक बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन अपना अपना ख्याल हो सकता है। आप जारी बात है जिस तरह बता रहे हैं वो आपका ख्याल हो सकता है। अब हमें ये बताइए कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, और मैंने वकला की जानिब इशारा इसलिए किया चूंकि एक बहरहाल वकला का एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान के, बहुत सारे पाकिस्तान बनने से लेकर दीगर जो सियासी अवामिल हैं, तो क्या वो किरदार, वो इफेक्टिवनेस आपको इस असेंबली के अंदर नजर आती है जब तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में वो वकला जिनको हम खंबे भी कह रहे हैं कि उनको वोट पड़ा वो आ रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं 2018 में जब असेंबली का आज का दिन था, नवाज शरीफ कहां थे? नवाज शरीफ साहब जेल में थे जी। हाँ ठीक है, बस यही होता है मकाफात अमल, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, और हमें वही काम करना है जो हम देख रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आज वो पार्टी ज़ेर-ए-ताब है जो कल दूसरी पार्टी को ज़ेर-ए-ताब ला रही थी, और आज इस एक के लिए सहूलत है, कल दूसरे के लिए सहूलत थी। ये हम उस दायरे के सफर में है जिससे पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि सियासतदानों ने आपस में बात करने का अमल शुरू ही नहीं किया। सब मुक्तदरा की तरफ देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, और जो रास्ता बातचीत की तरफ जाता है उसे खान साहब कहते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं। उस वक्त आपको पता है अलवी साहब की ही एक सबसे पहले जो ऑडियो आई थी उसमें वो एमक्यूएम के साथ बातचीत का बता के पीटीवी पे हमले का बता रहे थे, और रात अलवी साहब ने क्या किया, 2 मिनट पहले उन्होंने वो एडवाइस साइन कर दी जिसको वो रोक के बैठे थे और बार बार कह रहे थे मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनको समझ आ गई जब बिलावल भुट्टो ने भी मैसेज दे दिया कि आपके ज़ाहिर सदारती अमल से तो उन्हें बाहर जाना ही जाना है, और वो 9 मार्च मैक्सिमम है, अगर वो उस दिन चले जाते हैं उसके बाद क्या होगा। आज तक तो उसको इस्तिस्ना हासिल है कि वो जिस किस्म की भी हरकत करें, कल को क्या होगा। तो ये बात उनको समझ आ गई, उन्होंने लंबा चौड़ा गुस्सा भी सारा निगरान वजीर आजम पे निकाल दिया कि मुझे सिंगल सिगे से मुखातिब किया, फलां किया। ये चीजें चलती हैं, सियासत इसी चीज का नाम है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा था वो ये है कि स्टार्ट में कुछ बहुत तेजी नजर आएगी, लेकिन अयाज सादिक के स्पीकर होने की सूरत में मुझे तवक्को है कि ऐवान को वो अच्छे अंदाज में चला लेंगे। और खान साहब अगर उस वक्त तक जेल में रहे कुछ अरसा और, जमानत तो उनकी कभी भी हो सकती है और ये हर एक का हक है जो मिलनी है उनको भी, तो फिर उनका गुस्सा जिस तरह पंजाब असेंबली में उन्होंने इजहार किया है, रात शहजाद अकबर कर रहे थे कि जी वो बड़े गुस्से में थे कि ये क्या किया है, बाइकआउट क्यों किया है, तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसलिए उनको खुश करने के लिए सारे लोग एक दूसरे से आगे निकलेंगे, लेकिन महारत उसी की होती है जो ऐवान चला रहा होता है कि वो उनकी, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो खरोश है, अगर वो ऐवान में तकारीर करा देंगे, रोकेंगे नहीं अपोजिशन को, ऐवान का माहौल बतदरीज बेहतर होगा और हमें एक अच्छा डिबेटिंग क्लब भी मिलेगा, और धींगा मुश्ती तो बहरहाल किसी भी दिन किसी भी वक्त हो ही सकती है, वो तो ये पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती। अच्छा, एक तो हमारे पास ये 2 बड़े जबरदस्त इमरान मीर साहब एग्जांपल्स मौजूद है स्पीकरशिप की फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आज सादिक साहब की बात राना साहब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास असद कैसर की एग्जाम्पल है, वो भी बड़े लंबे अरसे के लिए रहे, और फिर इन दी एंड जो उनका टेन्योर था वो उसमें कुछ बड़े एडवेंचरस किस्म के उन्होंने फैसले भी दिए, बड़े डेयरिंग भी मैं कह सकता हूं इसको। फुसेक ऑफ इस पार्टी, आई मीन उनका फायदा डेफिनेटली उनकी पार्टी को हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये टिल्ट मौजूद होता ही है, जारी बात है। तो आप ये इस बैलेंस को कैसे देखते हैं, ये बैलेंस मेंटेन करना इस असेंबली के अंदर अयाज सादिक साहब के लिए कितना आसान होगा, और क्या आपके ख्याल में माहौल ठीक रह पाएगा? अच्छा, जब बड़ी अपोजिशन हो ना तो जाहिर है टफ काम होता है स्पीकर के लिए, कि छोटी अपोजिशन नहीं है। तहरीक इंसाफ जब बैठी होगी तो इनके 100 से ऊपर लोग होंगे, अगर वो इनको मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती हैं तो एक बड़ी अपोजिशन ये नहीं होगी। और वैसे भी आपको पता तहरीक इंसाफ के लोग बड़े वोकल हैं। मैं असल में जब वक्फे से पहले बात हो रही थी ना, मैं जरा थोड़ा सा उससे रिलेट करके बात करूं। मैं एक बात कर रहा था कि जितनी भी मुश्किलात हैं ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, हम बात करने से पहले ये इसकी तमहीद इसलिए बांधते हैं कि ताकि ये हाम ना रहे। सिस्टम में मुश्किलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी है, सारी चीजें, लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि जिस गिवन जमहूरी सिस्टम के अंदर हम हैं, हमें उसी रूल्स के तहत, उसी खेल के असूल और ज़वाबित के मुताबिक, और जिसे कहते हैं ना खेल के मैदान में जब उतरते हैं तो फिर अंपायर का फैसला भी मानना पड़ता है। तो यहाँ भी ये अदालतों की शक्ल में या जो भी जैसी कैसी भी है, वो मुझे याद है, मैं इसका थोड़ा सा लाइटर नोट पे बताऊं, वो इंग्लैंड के साथ हमारे मैच होते थे ना, जब ये न्यूट्रल अंपायर नहीं होते थे, तो एक डेविड कॉन्स्टेंट एक अंपायर होते थे कि जिसके बारे में
पाकिस्तानी टीम लिख के शिकायत करती थी कि खुदा के लिए इनको पीछे से हटा दें, ये तो मिडिल स्टंप में भी गेंद खा के तो वो कहते हैं नॉट आउट है अपनी टीम के लिए, और दूसरे की बात नहीं करती हो तो वो कह देते हैं आउट है, यानी लिख के दिया था कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि ऑन ग्राउंड जब वो फैसला देता है ना, तो चाहे आप तमाशाई जितना मर्जी शोर मचाएं, जितना मर्जी रौला डालें, एहतजाज करें, फैसला वही माना जाता है, रिकॉर्ड बुक में वही लिखा जाता है, चाहे वो डेविड कॉन्स्टेंट हो चाहे कोई भी हो। आपको कहने का मतलब सारी बात करने का कि आपको जो भी इस्लाह करनी है इस सिस्टम के अंदर रह के करनी है, या तो इस सिस्टम से बगावत करके आप कहते हैं कि जी मैं तो मानता ही नहीं हूं, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, और उससे बाहर निकल आए, फिर अवाम के जिसे कहते हैं कि जैसे वो है आपका जीत गया। अच्छा, एक नुक्ता पाकिस्तान की अवाम के हवाले से भी है कि वैसे तो मरकज की बात करें, लेकिन अब जब जो कि बहुत सारी सियासी मुखालफत है मरियम नवाज की, 12 लोग, उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बतौर वज़ीर आला नहीं पसंद करते उनको, और उन्हें अपने, लेकिन दूसरी जानिब क्या जब मरियम नवाज पे लोग तनकीद करते हैं तो एक इसमें सवाल ये भी आता है कि इरफान बुज़दार की जो गवर्नेंस रही है 3.5-4 साल, क्या उसको फिर आप भूल गए हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि एक सियासी वर्कर के तौर पर मरियम का कद उतरा भी नहीं है, यानी कि इस हद तक बुरा रेट कर रहे हैं आप उनको? हाँ नहीं, दो चीजें हैं ना, जब आपने एक लम्हे में कहा ना कि बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते, देखें, और बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद भी करते हैं, तो ये डिवीजन हमेशा ही रहती है, हर एक के लिए ये रहती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब फिर कंपैरिजन करने आएंगे ना, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। मैं अभी आमिर इलियास राना साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। राना साहब जो है ना इस्लामाबाद में मजे हुए खिलाड़ी हैं साफत के, और इनके पास खबरें भी बड़ी पक्की होती हैं, मतलब मैं बड़े अरसे से हम लोग बहुत सारी जगहों पे शायद इकट्ठे भी काम भी करते हुए देखा, और इनको तो इनका माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस, और इस्लामाबाद में बैठे हुए खास तौर पे बड़ी गहरी नजर होती है, और उसमें बाज़ औक़ात हक़ाइक़ इतने तल्ख़ होते हैं कि आपको दूसरी सिमत से जहां आपकी बात पसंद नहीं आ रही होती, वहां से गालियां भी खानी पड़ती हैं कि यार ये क्या बात करे। लेकिन होता यह है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें ऐसी हो रही होती हैं कि जो शायद सामने नहीं आ पाती या वक्त के बाद आती हैं, तो फिर होता है कि अच्छा ये तो ऐसे था, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। जब मुझे याद है कि वोट को इज्जत दो की बात सड़कों पे हो रही थी, शायद इसकी राना साहब भी तस्दीक करें, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी, और मेरी फेसबुक की टाइमलाइन उस वक्त, मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं था, मेरी गवाह है, मैं कहता था कि नहीं ये सड़क पे इस तरह का अग्रेसिव माहौल है, पर्दे के पीछे बात हो रही है और बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। उस वक्त कोई मानता नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब जो है ना अब वो बहुत बड़े हुर्रियत बन गए और अब एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर है। मैं कहता था ऐसा नहीं है, मामला ले दे के मामला सेटल हो जाने हैं, और आज देख लें, आज आपके सामने चले। मैं इस पे आमिर साहब आपको भी मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है। ठीक है इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू वेरी मच। अपने तजिए आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद ही, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से लिंक करेंगे, जरा इस पे तजिया भी लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख को देखते हुए। आज बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान की 16वीं कानून साज असम्बली, उसके मुख्तलिफ अरकान अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में हलफ उठाएंगे मेंबर साजी का। और यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि इस वक्त जो आमद का सिलसिला है मुख्तलिफ मेंबरान का वो शुरू हो चुका है। जो वक्त है वो आज 10 बजे मुकर्रर किया गया था इजलास का, लेकिन जाहिर बात है उसमें थोड़ा मजीद वक्त लग सकता है। हम गाए गाए आपको आगाह रखे हुए हैं। सियासी सूरत-ए-हाल यानी कि कानून साजी या पार्लियामेंट साजी के हवाले से तो बात हमने की है, लेकिन एक बड़ा अहम नुकता है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को खत लिखा जाना है इलेक्शन ऑडिट का, जो कि पाकिस्तान ने अगले मरहले के अंदर बात करनी है IMF से। पाकिस्तान को IMF की सपोर्ट चाहिए जिस तरह की माशी हालत है, तो तहरीक इंसाफ का एक खत है जिसके कुछ मंदरजात मंजर आम पे आए हैं, और उसमें यह कहा गया है कि आप पहले इलेक्शन का ऑडिट करें और आप उस गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करें जिसके साथ अवामी मैंडेट हो, अवामी बैकअप हो। इस पर जरा बात करते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ दिया जब उस पर कुछ तनकीद आई कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो एंटाई पाकिस्तान हो और पाकिस्तान के कौमी मफादात के मुखालिफ हो, लेकिन दूसरी जानिब किसी इदारे को प्रोवोक करना जिसके साथ ऑलरेडी आपके जो ताल्लुकात हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हुए, और खान साहब जाते जाते खुद जो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर अदो-बदल करके गए थे उसका बड़ा मनफी असर हुआ पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात पे। तो आप समझते हैं कि इसकी कोई पॉलिटिकल प्राइस आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेगी? ये राइट मूव है जो उन्होंने की है? देखें, अगर कोई पाकिस्तान के पैरामीटर्स में सियासत करे, पार्लियामेंट में लोग आ गए हैं और उन्हें वहां पे ये भरपूर अंदाज से उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने IMF को खत लिखा और पाकिस्तान की रियासती उमूर में मदाखलत की दावत दी, जिस तरह उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक को इतना खुद मुख्तार किया
कि उन्हीं का मुलाजिम ला के स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया और स्टेट बैंक को पाकिस्तान के कानून से बाहर निकाल दिया कि आप नहीं छेड़ सकते। इसी तरह अब जेल में बैठ के उनको यह है कि अगर मैं नहीं, जिस तरह से वो पहले दिन से चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं। IMF को जो खत लिखवाया, और खासतौर पे रऊफ हसन जो खुद जिनकी रात खबरें भी आ गई कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके दस्तखत से वो खत गया और उसके अंदर 30% ऑडिट का कहा गया। पहले कुछ और बातें थी, तो 1 वीक लग गया, पार्टी के अंदर बड़ी बहस थी और जाहिर है आने वाले दिनों में शायद PTI को इसका खमियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अवाम ने तो भुगतना है। वो जो आपने अभी बात कही कि स्टार्ट में जब IMF के साथ जो आप दुनिया के साथ एग्रीमेंट करते हैं ना, वो कोई 2 लोगों के दरमियान में नहीं होता, वो 2 मुल्कों के दरमियान में है। जब आपने पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें कम की, IMF का मुआहिदा तोड़ा, तो वो जिद में आ गए और भुगत हम रहे हैं। कुछ जिद उसमें इसहाक डार साहब ने की, हम फंस गए थे, फिर निकल आए कि हम डिफॉल्ट नहीं हुए, लेकिन अवाम तो डिफॉल्ट में चले गए ना, जिसका नतीजा रिजल्ट में लोगों ने अपनी महंगाई के बदले में PTI को वोट देके किया। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू वो है कि जी चलें, जब आपके लोग जीत के आ गए, एक हुकूमत आपको सूबे में दोबारा मिल गई, क्या आप उसे फिर तोड़ देंगे, फिर कौमी असेंबली से रिजाइन करेंगे, फिर आपने किया क्यों? इस तरह तो नहीं चलता ना कि आप लोगों को दावत दें दुनिया में कि जी पाकिस्तान की मदाखलत करें और 2 NGOs का आप खत में लिख रहे हैं कि उनसे आप 30% ऑडिट करा लें। आपने 35 पंक्चर की आवाजें लगाई, धरने दिए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, और फिर आपने कहा हमारा काम है इल्जाम लगाना। तो ये फिर इस तरह ही रहेगा कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन पे उंगलियां उठी हैं, किसी एक पे आप ये नहीं कह सकते ये जो कि इसको फेवर नहीं हुई, उसको नहीं हुई। पब्लिक बैक, अगर आप IMF पे रहेंगे ना, पब्लिक बैक 2/3 अक्सरियत PTI से ज्यादा वोट दूसरी पार्टियों को। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो पब्लिक बैक फिनोमिनन है, इसको लेकर एक तो होता है कि जी हुकूमतें मकबूल हैं तो टैक्सेशन बेहतर होगी, वो जो कानून साजी लाएंगे लोग उस पर अमल करेंगे। पाकिस्तान में कोई इन्फोर्स इम्प्लीमेंटेशन का तो रूल है कोई नहीं, यानी कि टैक्सेशन को लेकर अगर आप कोशिश करें तो टैक्स तो इकट्ठा ही नहीं हो पाता। लोग, आपको पता है कि अपने तौर पे तो टैक्सेस देते नहीं है, सैलरीड क्लास से एक टैक्स कट जाता है, जो आम तौर पे टैक्सेस जिनको देने हैं वो तो किसी न किसी तरीके से डंडी मार ही जाते हैं। तो फिर ये पब्लिक बैक फिनोमिनन कुछ आपको ठीक नहीं लगता कि अगर आपको अवामी हिमायत जिसका दावा तरीके इंसाफ करती है ना हो, तो शायद आपको मुश्किलात हों कि आप रेवेन्यूज बढ़ाएं, जो एम्बिशियस टारगेट हम 9,500 हज़ार के IMF को दे बैठे हैं कि हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे। अभी तक टैक्स कलेक्शन भी हो रही है, और अवामी हमायत किसको कहते हैं? हमेशा हुकूमत टैक्स लगाती है, अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है ताकि अवाम में चली जाए। अब ये जो सबसे बड़ा है रिटेलर और फिर रियल स्टेट, इन 2 पे टैक्स लगने चाहिए, जो कि लगाए बगैर आप रेवेन्यू भी नहीं इकट्ठा कर सकते और लोगों की जिंदगी भी आसान नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं। लेकिन उसको जहां पे भी ये जिस सूबे में भी लगेगा, उसकी अपोजिशन उसकी मुखालफत करेगी कि जी देखें जी, हम तो ताजिरों के साथ हैं, हम तो रियल स्टेट डेवलपर्स के साथ हैं, 30 सेकंड टैक्स नहीं लगना चाहिए, टैक्स जो भी है चोरी है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि मकबूल आप कैसे होते हैं, गैर मकबूल कैसे होते हैं। आप मुक्तदर के साथ लड़ाई का टाइम मेरा खत्म हो गया, हमने अपडेट न्यूज अपडेट्स पे जाना है। थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास सबसे कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में शुरू होने को है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स, उसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल पे तबसरा और तज्जिया ये भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के सामने मौजूद हैं, और उनसे हम जानते हैं क्योंकि शहर में आज सिक्योरिटी की भी बड़ी सख्त सूरत हाल है और सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी अहम शख्सियात इस वक्त इस इजलास में शिरकत के लिए आ चुकी हैं। उसामा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्या ताज़ा तरीन है आपके पास सिक्योरिटी सूरत हाल को भी लेकर, और कुछ आम शख्सियात इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब क्या आ चुकी हैं इजलास में शिरकत के लिए? जी देखिए, 16वीं कौमी असम्बली का जो इफ्तिताही इजलास है अब से कुछ देर में जो है वो शुरू होगा, और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। रेड जोन को पूरी तौर पर से सील कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो है वो खोला गया है गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए, और वो रास्ता मारगला रोड से होता हुआ पार्लियामेंट हाउस के सामने आता है। अगर हम सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बात करें तो FC और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी भारी नफरी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने बाहर जो है वो तैनात की गई है, और किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद का जो दाखिला है वो अंदर मना किया गया है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट हाउस की अपर गैलरी के पासेस हैं, जो विजिटर पासेस थे, उनको भी मंसूख कर दिया गया है, और विजिटर्स को भी वहां पे अलाउ नहीं है कि अपर गैलरी वाले जो विजिटर्स थे उनको मना कर दिया गया है। साथ ही
इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दफा 144 का भी जो नाफिज है वो कर दिया गया, दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिनको पासेस अलॉट हुए थे वो एक दफा कंफर्म कर लें कि क्या वो पासेस मंसूख तो नहीं हुए, क्योंकि कुछ पासेस जो हैं वो मंसूख कर दिए गए थे पार्लियामेंट हाउस की जानिब से। तो ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम लोग उम्मीदवारों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता जो जीते थे उमर अयूब, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली मोहम्मद खान, जरताज गोल, इसके अलावा अमीर मकाम भी यहाँ पर आ चुके हैं और साबिक जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो यहाँ पर गाड़ियों का काफी शदीद रश यहाँ पर लगा हुआ है पार्लियामेंट हाउस के सामने। कुछ MNAs यहाँ से पैदल जाते हुए भी हमें नजर आए, जो कि पार्लियामेंट लॉजेस या फिर आसपास किसी होटल में ठहरे हुए थे, वो यहाँ से पैदल जाते हुए भी डी चौक से पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाते हुए हमें नजर आए हैं। इजलास में रश है वो हमें देखने को नजर आ रहा है। इजलास में कितनी ताखीर है, कितनी देर में शुरू होने का इम्कान है, कुछ इतलात हैं? देखिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से जो है वो रास्तों को बंद किया गया है, तो यहाँ पर काफी शदीद लग गया है। इस्लामाबाद रश जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर हमें देखने को नजर आ रहा है। इस वजह से भी जो है वो पहुंचने में ताखीर का शिकार हो रहे हैं उम्मीदवार। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कुछ लोग डी चौक पर अपनी गाड़ियां पार्क करके पैदल जाते हुए भी हमें यहाँ पर नजर आए हैं, जो पार्लियामेंट हाउस पैदल जा रहे हैं। तो अभी ये कुछ नहीं कह सकते कितनी देर में इजलास शुरू होगा, लेकिन अलबत्ता ये सूरत हाल देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें ताखीर है। अभी इजलास को शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब तक ये सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो जाती, ट्रैफिक का बहाव जो है वो दोबारा से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये रश जो है ये बरकरार रहेगा। उमूमी तौर पे जब हलफ बर्दारी के लिए मुख्तलिफ मेहमान पहुंचते हैं तो उनके साथ उनके कुछ हिमायती भी मौजूद होते हैं, रश बढ़ जाता है। यहाँ पे हम बड़ी तादाद में गाड़ियां पार्क देख रहे हैं। अमूमी इजलास जो होते हैं उनसे ज्यादा रश आपको नजर आ रहा है या कम है अफराद? इस सूरत हाल को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लिए। देखिए जी, आज तो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, तो यहाँ पर बाकी जो सेशंस होते हैं उसके मुकाबले में आज तो ज़्यादा ही रश है। और जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी कोशिश होती है वो अपने फैमिली मेंबरान को यहाँ पर लेके आए। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो अपर गैलरी के विजिटर पासेस थे वो बंद कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से जो हिमायत जो लोग उनके साथ आ रहे थे उनका जो है वो रश भी अब कम है। जो उम्मीदवार हैं ज़्यादातर हमने देखा है कि वही लोग हैं, पर जो अलबत्ता उनके साथ लोग आ रहे हैं वो वही हैं जिनको नीचे वाली गैलरी के पासेस। ठीक है, ठीक है। उसामा, आपसे आगाही लेते रहेंगे हम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उसामा इकबाल इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। अहम शख्सियात जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, फॉर्मर आसिफ अली जरदारी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैं, JUI के मौलाना फजल रहमान हैं, अहम शख्सियात हैं, अलीम खान हैं इस्तेकाम पार्टी के, और कई ऐसी अहम शख्सियात हैं जो आज हलफ ले रही हैं, हलफ उठाने जा रही हैं। सबसे कुछ देर के बाद ये इजलास जब शुरू होगा इसकी लाइव अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे और गाहे गाहे अगर कोई डेवलपमेंट होती है तब भी हम आपको मुसलसल आगाह रखेंगे इस सूरत हाल से। फिल वक्त हमारा सेगमेंट है हमारे पास और वो है सफ़र है शर्त। आज वक़ार अहमद मलिक साहब हुंजा अल्तित की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक मौसीकी का स्कूल है, इसमें कुछ एपिसोड्स पहले भी आपने देखी हैं। आज हमने आपको बताना है कि इसमें कौन दाखिला ले सकता है, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और मैं इस वक्त LMC में बैठा हूँ जो कि बहुत ही कमाल म्यूज़िक स्कूल है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम हैं इनके। और ज़िया भाई यहाँ हुआ करते थे जो कि उनके बगैर ये बिल्डिंग बड़ी अधूरी नज़र आती है। उनके शागिर्द, उनके दोस्त आज यहाँ पे हैं, उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनकी क्या एज होती है और किस तरह ये प्रमोट होते हैं, कैसे आते हैं और फिर टाइमिंग्स क्या हैं क्लास की? स्कूल के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं कोई स्पेसिफिक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास जो आती है वो 8th स्टैंडर्ड से लेके यूनिवर्सिटी के बच्चे अभी जो कि कराकोरम यूनिवर्सिटी में ये इनमें से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगा 14 to 25 के बीच में ज़्यादा। उससे भी छोटे देखे हैं मैंने, उससे छोटे आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि उनको यहाँ होमवर्क्स कराऊँ और थोड़ा बहुत ना उनका एक पढ़ाई की तरफ या उनका अपने स्कूल होमवर्क्स पे ज़्यादा फोकस, ताकि वो अगर उसमें क्लियर करते हैं तो मैं उनको टाइम देता हूँ कि वो प्रैक्टिस करें और अपना एजुकेशन भी साथ, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल शुरू से वो एजुकेशन को इग्नोर करे और म्यूज़िक के अंदर ज़्यादा उनका। वैसे क्लासेस शाम को ही होती हैं? शाम को 4 के बाद, गर्मियों में 4 to 4 to 6 हमारी क्लासेस होती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि दिन छोटा होता है तो 3:30 to 5 हम कोशिश करते हैं। अगर कोई टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं फैमिलीज़ के साथ और म्यूज़िक लवर होते हैं,
आपको देख सकते हैं क्लास होते हुए? जब हमारे पास, क्योंकि वीक में 3 डेज सीनियर स्टूडेंट्स का होता है और 3 डेज बिल्कुल जूनियर जो नए सीख रहे हैं उन बच्चों का होता है। जब हमारे पास सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं तो हम अलाउ करते हैं, जो आके पूछते हैं और आके एक तरीके से हमारे पास जो आते हैं हम उनको अलाउ करते हैं। जो बिल्कुल धड़क से घुसते हैं हम उनको फिर माजरत ही करते हैं। वो बेसिक मैनर्स ही वाकिफ नहीं है तो वो डेफिनेटली सही कह रहे हैं। ये हम अलाउ करते हैं नॉर्मली कि आए और सुने और एंजॉय करें। क्योंकि ये जो आपका हेयर स्टाइल है, और ये जो लाइक ज़िया का भी हेयर स्टाइल यही था, तो ये काफ़ी पॉपुलर है लगता है यहाँ पे। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मोस्टली हम सब के बाल कर्ली है, तो जब भी हम थोड़ा बहुत इनको ग्रो करते हैं तो ये बन जाता है ये सारा खुद से। लेकिन ये इनको मेंटेन रखना है, क्योंकि यकीन कीजिए कि आपको देख के ज़िया की याद आती है। बिल्कुल, और आसानी है ये रखने में, क्योंकि ना आपको कंघी की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको ज़्यादा कोई मुशक्क़त। सुबह धो लिया, वैसे ही रखा, और ये खुद अपना शेप अपने लिए खुद मेंटेन करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। यहाँ पे एक स्कूल भी है मुजीब भाई, जो कि डिसेबल्ड लोगों का है, तो उनको भी गालबन आप कोई कर रहे हैं? जी वक़ार भाई, रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया है यूनेस्को की ताउन से। आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान और यूनेस्को का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट था, जिसमें हम डिसेबल बच्चों को, जिनमें ब्लाइंड से ज़्यादातर, उनको हम म्यूज़िक सिखा रहे थे ऑलरेडी। मैं कहूँगा हम सिखा नहीं रहे थे, बल्कि उनके पास जो स्किल्स है उनको थोड़ा बहुत पॉलिश करके उनको एक सिम्त देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको देखा, वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स म्यूज़िक उनका बहुत अच्छा है, और उनके पास जो हमसे ज़्यादा कहें कि उनका जो सीखने का एक क्रेज़ है, जो पैशन है उनके अंदर, और जिस तरह से वो एक रिस्पॉन्स कर रहे थे म्यूज़िक को। डिफरेंटली एबल्ड कहेंगे, डिसेबल मैंने गलती से यूज किया, मतलब खुसूसी अफराद हैं, लेकिन यानी वो जिस्मानी हवाले से हैं या ज़हनी हवाले से भी हैं? नहीं, जिस्मानी हवाले से था ज़्यादा। ज़हनी हवाले से कुछ डाउन सिंड्रोम के बच्चे थे, जो कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज़्यादा उनका था, और खैर उनको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था अपने उसका। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो आपके साथ इधर बैठे हैं, इनमें से ही चंद बच्चे जाके उनको सिखा रहे थे, तो इनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो रिस्पॉन्स उन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की तरफ से आया, जिनमें खासकर डाउन सिंड्रोम के, अगर उसमें मेंटली थोड़ा बहुत उसमें डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, तो ये कह सकते हैं कि उनको उनके साथ ये पहला एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट में जो हमें चीज़ नज़र आई कि अगर हम थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम गुजारें और हमें भी उनको समझने के लिए मौका मिले, तो हो सकता है वो सीख सकते हैं। म्यूजिक इज़ द बेस्ट थिंग कम्युनिकेट करने का। आप जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, आपका बहुत ही इंटरेक्शन है पाकिस्तानी म्यूज़िक के साथ भी, और अब आप पाकिस्तानी म्यूज़िक और इस तरह के गाने भी जो हैं वो करते हैं। कई जो लोकल टूरिस्ट आते हैं, जो नीचे से आते हैं, तो इस हवाले से अगर मैं फरमाइश करूँ कि कोई ऐसा गाना जो कि पंजाबी या समथिंग, कोई भी उर्दू सॉन्ग। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हमने, ज़िया ने भी और मैंने भी ये डिसिप्लिन पढ़ा है म्यूज़िकोलॉजी, और ये हमने नॉर्थ इंडियन क्लासिक म्यूज़िक हमारा मेन हमारे डिपार्टमेंट का फोकस होता था, तो वहाँ से हमने यही वाला म्यूज़िक सीखा है। और यहाँ पे जो हमारे सिखाने का अंदाज़ है, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ और वहाँ का जो सिखाने का तरीका है, उसको लाके फोक म्यूज़िक के अंदर अप्लाई करते हैं और सिमिलैरिटीज़ ढूंढ के उसी के अंदर से सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे आराम से पाकिस्तानी म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, और लाइट क्लासिकल, सेमी क्लासिकल जिसको आप कह सकते हैं।
अपने दादा की पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूंगी। ट्रांसफॉर्मर आएगा, पहले सड़क बनेगी, उसी सड़क पे गाड़ी मेरी आएगी, इंशाल्लाह इफ्तिताह खुद करवा कर जाऊंगा। मेरे दादा जैसे मौजूद थे, मैं लूंगी अपने दादा का नाम। मेरे दादा ने बड़ी खिदमत भी की है। जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। ये जितने भी तरक्कियाती काम है, खंबे, बिजली, सड़कें, मेरे दादा ही बना के गए थे। ये शोला बयानी आपको अमूमी तौर पे इंतखाबात में देखने को तो मिलती है, लेकिन कमिंग फ्रॉम समवन रियली यंग लोगों को सरप्राइज भी करती है, हैरान भी करती है और कुछ हद तक एंटरटेन भी करती है। ये सईदा महा बुखारी हैं जिनको आप देख रहे थे, और इनका सियासी करियर तो अभी उस तरीके से शुरू नहीं हुआ। सियासी ख़ानदान से इनका ज़रूर ताल्लुक़ है, और सोशल मीडिया चूँकि बहुत अहम रोल प्ले करता है रातों रात किसी को सुपर हिट करने में, किसी को बहुत बड़ा स्टार बनाने में। वो स्टार ओबियसली सिर्फ सोशल नहीं होते हैं, ये शोबिस के नहीं होते हैं, अब तो सियासी तौर पर भी ऐसी शख्सियात आती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत की देता हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर लड़ाई की, एक जुमला बोला, मैं तो उसको अवॉइड करता हूँ बोलने से, लेकिन उसकी वजह से वो उनकी वजह शोहरत बन गया। इसी तरह से कई और ऐसे जुमले होते हैं या लोग होते हैं जिनका एक जुमला वजह शोहरत उनकी बनता है, और वो फिर बहुत से लोग उनको कम से कम बाय फेस ज़रूर जानना शुरू कर देते हैं। महा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही थी, इनके वालिद साहब जो कि इससे पहले भी गालिबन 2 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं, और इनकी हमशीरा इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रही थी। इलेक्शन तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो इनकी कैंपेन थी या कैंपेन का अंदाज था वो लोगों को बड़ा लुभाया। और मुझे ज़ाती तौर पर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अपील किया वो महा का कॉन्फिडेंस था बिफोर द पीपल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है देही इलाकों के अंदर शहर से आके ऐसे कैंपेन करना और कन्विंस करना लोगों को। तो हमने ज़रा इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, आप सोचा कि इस पर ज़रा बात करें कि ये कहाँ से आई हैं और ये इतना जोशो जज्बा किधर से आ गया इतनी यंग एज के अंदर। सईदा महा बुखारी इज लाइव राइट नाउ विद अस। वजह शोहरत इनकी दादा की पोती, जो लोग इनको जानते हैं ज़्यादातर इस नाम से। महा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि थकान उतरी कुछ कैंपेन की, जो मुसलसल ऊपर नीचे जलसे जुलूस चल रहे थे, अब ठीक है, कुछ सूरत हाल बेहतर है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। पहले तो जी आई लॉस्ट माय वॉइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। अच्छा, तो ये जो एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन जाहिर बात है बनता है कि आपको उम्मीद थी जब आपने कैंपेन शुरू की, जब आप फील्ड के अंदर निकली, आप अपनी तकरीरों में भी कहती हैं कि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से निकली हूँ, अमूमी तौर पे औरतें और उन इलाकों में खास तौर पे नहीं कैंपेन करती, इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप निकली, आपको इतनी उम्मीद थी कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगी आप, और 2024 के इंतखाब की सबसे बड़ी हाईलाइट दादा की पोती हूँ ये लाइन बनेगी, आपको उम्मीद थी? नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हूँ। मुझे अपनी कैंपेन के बहुत आखिर में जब मेरी दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे भाई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे तब पता चला, और मुझे तब भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कितनी हद तक और किस तरीके से मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। मुझे लगा शायद 1-2 वीडियोस जैसे हो जाती हैं वायरल, तो मैंने कहा शायद इस तरीके का कोई होगा कि मेरी वीडियोस वायरल हो गई होंगी, लेकिन ये मुझे इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चला कि मैं सेंसेशन बन चुकी हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कहा आपकी कैंपेन को देखते हुए कि ये बड़ा आर्टिफिशियल अंदाज है लोगों को कन्विंस करने के लिए। अमूमी तौर पे जो सियासतदान होते हैं इनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ वो नहीं होती जिस तरीके से ये पब्लिकली हमें नज़र आते हैं। कुछ लोगों ने आपको, जाहिर बात है आपके पॉलिटिकल मुखालिफिन भी थे, उन्होंने भी ये बात की। तो क्या वाकई आप इतनी इंसान दोस्त, गरीब दोस्त असल में हैं, अपने बाबा की वो वाली बेटी हैं जो बाप का हाथ पकड़ के कहे कि बाबा ये काम कराओ लोगों का, या महज कैंपेन के अंदर नारे थे और अब जब इलेक्शन नहीं जीते तो अब वो नारे खत्म हो गए? जी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि इलेक्शन नहीं जीते, हार जीत जी अल्लाह के हाथ में होती है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं खिदमत करने, मैंने पहले भी अपनी इलेक्शन के उसमें भी कहा है कि मैं खिदमत करने आई हूँ और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के करूँगी। मैं दरअसल अपनी बहन और अपने वालिद के लिए कैंपेन कर रही थी, और लोग कहते हैं कि कॉल और फेल में तजाद होता है। देखें, हर किसी की एक प्राइवेट लाइफ ज़रूर होती है, लेकिन हमारा जो ग्रुप वहाँ मौजूद है उसने बहुत अरसे से बहुत खिदमत भी की है, और इंशाल्लाह अगर कामयाबी नहीं भी हासिल हुई
तो जितना भी हो सकेगा उसी तरह उनके साथ बढ़ चढ़ कर खड़े होंगे। और मेरे ख्याल में इस बात को, ये जो हमारा मसला ये होता है कि हम जाती जिंदगी को प्रोफेशनल जिंदगी के साथ मिक्स करते हैं, और खास तौर पे जो सियासतदान होते हैं बड़े वल्नरेबल होते हैं इस मामले में, और फौरी तौर पे लोग तनकीद अपना हक समझते हैं कि देखें इसने ये क्या कर दिया, तो इसको अलग ही रखना चाहिए। बहरहाल, अच्छा, गेटिंग बैक टू योर प्रोफाइल, ये स्पीच करना कहाँ से सीखा? खुद से ट्रेनिंग करके आई थी, स्कूल में करती थी, या वालिद साहब ने सिखाया, या दादा जिनका रेफरेंस आप देती हैं, कहाँ से आया आपके अंदर ये वाले गट्स? नहीं, देखिए, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं। मैं अपनी बहन की कैंपेन करने आई थी, तो आई थिंक अगर कोई बात अगर आप दिल से करें, बात में सच्चाई हो, बात में वजन हो, आपके पास एक विजन हो, तो आपकी जो कही बात है वो लोगों पर असर जरूर करती है। तो बचपन से मुझे डिबेट्स का शौक है, MUNs का शौक है, मैं करती भी आई हूँ स्पीचेस, तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रॉपर कोई हासिल नहीं की, लेकिन एक जज्बा है, एक शौक है, तो उस हिसाब से मैंने जो दिल की बात है, बड़ी अपनी जो सच्चाई की बात है, बात में वजन होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी स्पीचेस में भी कही थी, मैंने कहा बात में वजन होना चाहिए, चाहे आवाज में गर्ज ना भी हो। अच्छा, तो अगर आपकी बात में चूंकि आप बाहर से पढ़ी हैं, तो और बाहर से एज पर माय इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा है, जो रस्मी तालीम है आपकी, तो डेफिनेटली आपका एक अपना फ्रेंड सर्कल भी होगा। छेड़ते हैं दादा की पोती कह के दोस्त? देखिए, छेड़ना कोई ऐसी बात हो तो मैं भी अफेंड हूँ। मैं अपनी दादा की पोती हूँ, आप भी अपने दादा के पोते हैं। जितने लोग देख रहे होंगे वो भी जितनी दादा की पोते पोतियां जरूर होंगे। जितना दादा को मेंशन आपने किया, इतना कोई दादा की पोती या पोता नहीं करता। महा, आपने बहुत ज्यादा किया है। देखिए, बेशक, देखिए, मैं अपने मेरी क्लिपिंग्स बहुत सारी और भी थी, लेकिन सोशल मीडिया जी जो चीज उठा दे वो उठा दे। मैंने और भी बहुत सारी चीजें मेंशन की थी जो शायद नहीं आई मंजरे आम पर, कि मैंने और भी बहुत सारे कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स दें, और भी बहुत सारी चीजें कही थी। लेकिन मैं प्राउड हूँ अपनी दादा की पोती होने में, और मेरे दादा ने लोगों की खिदमत की है, मेरे दादा लोगों के साथ रहे हैं, और जो हमारे इलाके के लोग हैं वो जानते हैं मेरे दादा की एक पर्सनालिटी थी, वो उनकी इज्जत करते थे। तो मैं वाकई प्राउड हूँ, मैं हूँ अपने दादा की पोती। ठीक है, that's really great। अब आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं? आपके फादर तो पॉलिटिक्स में हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, उनको भी हमने देखा, वो बड़ी भरपूर कैंपेन करी थी। और इन मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाकों के अंदर खवातीन का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना, जहाँ पे चैलेंजिंग है, वहाँ पे बड़ा हौसला अफजा भी है इन इलाकों में आप लोगों का सामने आना। तो आपके प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रही हैं आप? जी, इंशाल्लाह बस मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। अमेरिका से मेरी मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़ौरन वापस आऊँगी। और जैसे आपने कहा, मैं दादा की पोती ज़रूर हूँ, पर कौम की बेटी भी हूँ। और इंशाल्लाह कौम की बका के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को नई सोच और नौजवान क़यादत की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे से जितना हुआ इस बार, तो मैं अपनी बहन की और अपने वालिद और अपनी वालदा की कैंपेन कर रही थी, तो इस बार जब मैं अपने लिए खुद आऊंगी तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी उससे ज्यादा बढ़कर इंशाल्लाह। अगर महा थोड़ा सा आखिरी 20 सेकंड्स के अंदर वो स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा हम आपसे, लेट्स सपोज आपके हल्के के लोग आपको सुन रहे हैं और उनको थोड़ा सा अगर आप अपना पॉलिटिकल मैसेज थ्रू आवर प्लेटफॉर्म दें, तो हम आपको वो स्पीच का अंदाज जरा एंजॉय करना चाह रहे हैं। दैट इज लाइक बड़ा लाइवली है वो। जी, बड़ी मेहरबानी। स्पीच का अंदाज वही है। दरअसल कभी कभी जैसे ना जोश और जज्बा दिखाना पड़ता है जब उसकी जरूरत हो। लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम को जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जो मुझे इज्जत दी, देखिए हार जीत अल्लाह के हाथ में है, ये तो कहते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। आपने जो मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी, खलूस दिया, इसकी मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और बेशक अगर जीत हमारा मुकद्दर नहीं बन सकी, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ, और इंशाल्लाह जितनी भी मेरी इस्तात हुई दिली तौर पर सियासत इबादत समझकर करूंगी और आपके साथ खड़ी। चले वहाँ। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाई। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भी इफ यू जॉइन पॉलिटिक्स तो आपसे बात होती है, और आपने जो वादे किए हैं अपनी आवाम से, वो इलेक्शन में कामयाबी ना होने के बावजूद आप अपनी प्रेजेंस उनको दिखाएं, और एक मस्बत पॉलिटिशियन की सूरत में हमें एक नया पॉलिटिशियन मिले। थैंक यू वेरी मच। सईदा महा बुखारी उर्फ दादा की पोती फेम आपके सामने मौजूद थी, हमने जरा उनसे थोड़ी बातचीत की। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और बात करेंगे हम PSL 9 की। कराची के अंदर मुकाबलों का आगाज हुआ लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्राउड नहीं आया। कराची किंग्स को बहरहाल होम ग्राउंड पे अपनी फतह का सिलसिला जारी नहीं रख पाए, पिछले 2 मैचेस जीते थे लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको हरा दिया और यूनाइटेड को लगातार 3 शिकस्तों के बाद फाइनली एक फतह मिल गई। जख्मी शेर थे यूनाइटेड वाले, सो उनके लिए एक बड़ी वेलकमिंग फतह हो सकती है ये। बहरहाल जी, कराची नेशनल स्टेडियम का जिक्र करें तो इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 166 रन का हदफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 166 रन का हदफ जो 9 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। इससे पहले बैटिंग की थी कराची किंग्स ने, बहुत बड़ा मजमुआ नहीं बना पाए थे स्कोर बोर्ड के ऊपर। कॉलिन मंरो ने 47 गेंदों पर 82 रन की शानदार इनिंग खेली, मैन ऑफ द मैच भी थे। और इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट इस इनिंग्स के अंदर उनके 4 दिलकश छक्के 8 चौके भी शामिल थे। जबकि एलेक्स हेल्स, उन्होंने 47 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली। बॉलिंग लाइन फेल नजर आई किंग्स की हम अगर बात करें, हसन अली, तबरेज शम्सी और मोहम्मद नवाज सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट कर पाए। इट वाज़न्ट बीन वेरी इंप्रेसिंग। लेकिन मेरा बड़ा कंसर्न था कि क्या क्राउड आता है या नहीं। तो ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मनाजिर में आप देखिए बहुत बड़ा क्राउड नहीं आ पाया। एक बार फिर कैरन पोलार्ड ने थोड़ा सा सहारा दिया और इरफान न्याजी के 27 रन ने भी, लेकिन मैच फाइनली कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा। तो यूनाइटेड फैंस को थोड़ा सा सहारा मिला है इस जीत से, क्योंकि अब ये बड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है इस वक्त जो टूर्नामेंट की चल रही है। इसमें बहुत ही अहम है टीम्स के लिए मैच जीतना और आगे प्रोसीड करना। हमारे साथ सैयद अवैस साहब मौजूद हैं और उनसे हम जरा पूछते हैं कि उन्होंने कल के मैच को कैसा पाया बतौर एनालिस्ट एंड क्रिकेटर, और दूसरा जो क्राउड की पार्टिसिपेशन उस पे उनका क्या टेक है, कितनी रिजर्वेशंस हैं सारी सूरत-ए-हाल पे। वैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वही डिसअपॉइंटमेंट हमें क्राउड की तरफ से मिली जो जिसकी तवक्को की जा रही थी, और मुझे लगा कि शायद कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्राउड उस तरह से नहीं आया। सबसे पहले तो मुझे क्राउड फैक्टर पे बात करनी है वैस। ये इमरान भाई, मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि अगर आप मुल्तान की बात करें, लाहौर की, तो वो टफ टाइम तो हमेशा देता है। पिंडी क्राउड तो आपको पता है एनर्जेटिक होता है, लेकिन अगर कराची में खेल रहा क्राउड ना आए तो सीरियसली लम्हा फिक्रिया होगा। क्योंकि एक्टिविटीज की बात करें वो भी प्रोवाइड की जाती है क्राउड के लिए। आपको पता है कैच अ करोड़ तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन कैच करें तो उसके अंदर भी आपको एक लकी ड्रॉ के थ्रू हाउसेज मिलते हैं। बाकी मामला चल रहे हैं कि वो क्राउड को एंगेजमेंट वाली पॉलिसी तो वहां पर है, लेकिन क्राउड का ना होना, ये सीरियसली कहता हूँ आगे फ्यूचर के लिए कंसर्न होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मुझे पता है पुराना टेस्ट सेंटर है, बहुत से लोगों को शायद मैं अच्छा भी ना लग रहा हूँ अभी बात करते हुए, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही, आपको पता है पेशावर में भी नया स्टेडियम बन रहा है जिसका वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि उसमें मैचेस होने चाहिए। तो सीरियसली मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर पिंडी, मुल्तान, लाहौर, पेशावर आपको ज्यादा मेन होस्ट करता हुआ नजर आएगा। कराची जो सा सेंटर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से। क्योंकि लेकिन ये तो ओवरऑल लगता है कि जो कराची का अपना क्राउड है या कराची के जो अपने रहने वाले हैं वही नहीं आना चाह रहे, क्योंकि लाहौर में भी तो सूरत हाल वैसी ही है, आई मीन वैसी ही क्रिकेट है, मुल्तान में भी वैसी है, लेकिन वहां पे क्राउड आ रहा है। कराची में क्या कोई इंतजामी तौर पे मसला वैसे आपके इल्म में है? लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम है? कोई विजिबिलिटी के, मैंने सुना है कि जहां पे लोग बैठते हैं, लोगों के बैठने की पोजीशन ऐसी नहीं है कि लोग क्रिकेट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। ये खबरें हैं वैसे, नॉट ऑफिशियल, तो आपके पास कुछ है ऐसी इंफॉर्मेशन की हो क्यों रहा है बेसिकली? इमरान भाई, 2 चीजें होती हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस वक्त अनफॉर्चुनेट है, हम बार बार बात करते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमने तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अपने किया ही नहीं है, ना उसको मॉडर्नाइज किया, ना उसको उस प्रॉपर लेवल पे लेके गए जो कि आजकल इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर चीजें अवेलेबल होती हैं। सबसे बड़ा मसला देखें, चाहे वो मैं किसी भी स्टेडियम की बात करूं, ठीक है क्राउड अपनी जगह फैक्टर है, जो सबसे बड़ी शिकायत लोगों को होती है सब फैमिली के, यार एक तो बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि आप जिस वक्त खाने की बात करें या कुछ चीज लेने की बात करें वो बहुत एक्सपेंसिव है, रिफ्रेशमेंट्स की बात करें वो एक्सपेंसिव है वहां पर। एज सच तो कोई वहां पर एक सिनेरियो, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता कोई नहीं, वो सबसे बड़ा एक शिकायत वहां पर आती है। तीसरा सबसे बड़ा शिकायत जो हमारे पब्लिक को आती है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट, जो सपोर्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका ना होना। क्योंकि देखें ना, किसी और दुनिया के अंदर आप मैचेस देखें तो वो अपने क्राउड को हर किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, चाहे नॉमिनल फीस उसकी रखें कि यार इधर आपने गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ से आपको बाकायदा तरीके से गाड़ी लेकर जाएगी, वहां पर बाकायदा तरीके से छोड़ेगी, बाकी मामला होते हैं। उन चीजों से हम लोगों ने लिटरली अपना ध्यान बिल्कुल खत्म किया होता है। थोड़ा सा पॉलिटिकल ना हो जाए, लेकिन जिन शहरों चारों की आप बात कर रहे हैं, जिसमें लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है, पेशावर है, इन चारों शहरों के अंदर मेट्रो बसेस बहरहाल मौजूद हैं और स्टेडियम से लिंक भी होती हैं, लेकिन कराची में ऐसा नहीं है। वैस वी ड्रॉप्ड
वैस का राब्ता उनको दोबारा कनेक्ट करें। जी, हम इन चारों शहरों का जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, पेशावर में भी मैचेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ा मशहूर अरबाब न्याज स्टेडियम है जिसकी रेनोवेशन जारी है। काफ़ी अर्सा पहले वैसे इसको मुकम्मल होना था, काम थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी थे जिसकी वजह से पेशावर में मैचेस नहीं हुए। लेकिन मेरा बड़ा अनबिलीव है, जिस दिन पेशावर में मैच हुआ उस दिन सारे रिकॉर्ड टूट जाने हैं, आई मीन पब्लिक पार्टिसिपेशन के, बिकॉज इतना क्रेज है केपी के अंदर क्रिकेट का और ज़ल्मी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि जिस दिन पेशावर के अंदर मैच हुआ थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो वैसे गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि हम वैसे हैं आप साथ हमारे? जी मैं अच्छा, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि बाकी जिन चारों बड़े शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां पे 12 मेट्रो बसेस मौजूद हैं और वो स्टेडियम के पास से होकर गुजरती हैं, इंक्लूडिंग पेशावर। तो कराची में शायद ऐसा नहीं है, ये एक फैक्टर हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। ये मैंने कहा ना कि एक आपको बड़ा फैक्टर नजर आपको आता है ना, कि पॉलिटिकल मामला बीच में आ जाएगा, लेकिन ये सीरियसली है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न, अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं, जो ऑब्वियसली ऑथेंटिक मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जो मेरी बात कभी किसी से, इमरान भाई ज्यादातर कराची को कहते भी रोशनियों का शहर है, फिर वो कहते हैं कि ज्यादा वहाँ जो वर्किंग आवर्स हैं वो लेट हैं। रात को 8 बजे आपको पता है वहां पर ज्यादातर ऑफिस में छुट्टी होती है, या जो बिजनेस कम्युनिटी, और रात को 8:30-9 बजे अपना काम सारा कुछ वो बंद करके अपना घरों को वापस जाते हैं। एक फैक्टर वो ये भी कहते थे कि यार रात को 9 बजे 9:30 बजे मैचेस स्टार्ट हो तो चले, हम लोग फ्री होते हैं, हम लोग जाके वहां पर मैचेस जो उनसे वो देख सकेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि आने वाले टाइम के लिए लिटरली कराची के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा। अपनी एक्टिविटीज भी करके देख लिया आपने, PSL के मैचेस सबसे ज्यादा कराची में दे दी, फाइनल तक आपने कराची में दे दी, आपने सारे मामला कोशिश की करने के, लेकिन क्राउड का ना आना ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि आपको पता है इस वक्त बहुत सी कोशिश है दूसरे ममालिक की कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट वापस किया जाए। वो इसी चीज की बार बार पिक्चर दिखाते हैं कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो आप देखें जी आइसोलेशन, यहाँ पर कोई जी देखने नहीं आता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए, इट शोज अ नेगेटिव इमेज। लेकिन कराची वालों को रिक्वेस्ट है कि मुझे तो ऐसा लगता है वैसे के लोगों का जैसे कराचीइट्स का इंटरेस्ट ही नहीं है लाइव क्रिकेट देखने में, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना भी हो, आजकल हम जैसे टीनेजर्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, अपनी बाइक्स हैं, किसी न किसी तरीके से लोग पहुंच जाते हैं। और लाहौर में तो हम जितना क्राउड अंदर देख रहे होते हैं उतना ही बाहर भी देख रहे होते हैं, लिबर्टी भी भरा पड़ा होता है। तो आई बिलीव कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को जिससे असरात आए, पब्लिक पॉजिटिव असरात आए और पब्लिक आए। वैसे थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया। आज तो हम क्राउड को डिस्कस करते रहे, क्रिकेट को कर ही नहीं पाए, बट वेरी गुड डे फॉर कराची, इधर वेज कराची किंग्स के लिए भी और कराची के क्राउड के लिए भी। लेकिन वंस अगेन उम्मीद करते हैं कि कराची का क्राउड आए और मैचेस बेहतर हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे कल मिलते हैं इंशाल्लाह।